अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक करने जा रहे हैं। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 के जो टॉपिक आज हम कवर करेंगे वो हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, और आज हम एक न्यूमेरिकल करेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिलेटेड। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले सवाल ये होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला होता क्या है। मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंट करता है एक्चुअल नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम कंबाइन हो रहे हैं उनका एक्चुअल नंबर क्या है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला बताता है। इसका मतलब क्या है कि कार्बन के अंदर, और ये बेंजीन जो है हमारे पास, इसमें कितने कार्बन कंबाइन हो रहे हैं हाइड्रोजन के साथ, ये कौन बताएगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमेशा एक्चुअल नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटम आपको बताएगा कि एक्चुअल में वो मॉलिक्यूल बनने के लिए कितने नंबर ऑफ एटम्स अटैच हो रहे हैं। तो ये कौन बताएगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये एग्जाम्पल इसकी बेंजीन की। तो बेंजीन में क्या होता है? C6H6, मतलब कार्बन कितने होंगे इसमें? 6, और हाइड्रोजन भी कितने होंगे इसमें? 6। तो एक्चुअल में यानी कि असल में कार्बन कितने होंगे बेंजीन के अंदर? 6, और हाइड्रोजन कितने होंगे? 6। तो ये कौन बताएगा हमें? ये मॉलिक्यूलर फार्मूला बताएगा। इसी तरह एम्पिरिकल फार्मूला जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है लीस्ट रेशियो ऑफ कंबाइनिंग एटम, यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कम से कम रेशो कितना है एटम्स के कंबाइन होने का, वो हमें कौन बताता है? एम्पिरिकल फार्मूला। तो ये इसी बेंजीन के एग्जाम्पल हम देखते हैं कि बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला, ये एम्पिरिकल फार्मूला है किसका? बेंजीन का। कैसे बना? सबसे पहले आपने क्या करना होता है कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसमें से अगर कुछ कॉमन निकल रहा है तो आप वो कॉमन निकाल लें। तो इस तरह हमारे पास बेंजीन में से क्या कॉमन निकल रहा है? 6। तो मैं जब 6 अंदर कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बच गया? C1H1। तो ये जो कॉमन निकाला है इसको आप क्या कहते हैं? इंटीजर। और ये जो अंदर बचा है इसको आप क्या कहेंगे? हम एम्पिरिकल फार्मूला। ये हमें बता रहा है कि बेंजीन को बनने के लिए कार्बन और हाइड्रोजन का क्या रेशो है, किस रेशो से दोनों एटम कंबाइन हुए। तो देखें 1:1 का रेशो आ रहा है C1 और H1, तो मतलब क्या हुआ? 1:1 के रेशो से कार्बन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन हुए। तो ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला बन गया किसका? बेंजीन का। तो ये हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला की डेफिनेशन है। एम्पिरिकल फार्मूला क्या शो करता है? लीस्ट रेशो शो करता है किसी भी मॉलिक्यूल में, लीस्ट रेशो शो करता है एटम्स के कंबाइन होने का। तो इसी तरह जो हमने कॉमन निकाला वो क्या था? इंटीजर। तो ये फार्मूला है हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करने का। मॉलिक्यूलर फार्मूला किसके बराबर होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला इज अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला का इंटीग्रल मल्टीपल है। इसका मतलब क्या है कि अगर जो इंटीजर जो है उसको मैं मल्टीप्लाई करा दूं, जो मैं कॉमन निकाला था उसको मैं क्या कहता हूं? इंटीजर। अगर मैं इंटीजर को मल्टीप्लाई करा दूं एम्पिरिकल फार्मूला से तो क्या हमारे पास आ जाएगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये डेफिनेशन है मॉलिक्यूलर फार्मूला की। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। और मजीद डिटेल में आपने आगे क्या लिखना है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंट्स एक्चुअल नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटम इन अ मॉलिक्यूल। कुछ हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला सेम होता है। यहाँ एग्जाम्पल लिखी हुई H2O की। कैसे सेम होता है? देखें ये H2O है, ये वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब इसमें से हमारे पास कोई चीज़ कॉमन नहीं निकल रही। जब कोई चीज़ कॉमन नहीं निकल रही तो क्या चीज़ कॉमन होती है? फिर 1। तो इसलिए हमने 1 कॉमन लिख लिया बाहर, और अंदर क्या बच गया? H2O। तो ये जो अंदर बचा ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला हो गया, और इसका इंटीजर क्या हो गया? 1। इसका इंटीजर n क्या हो गया हमारे पास? 1। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनका एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है उनका इंटीजर क्या आता है हमारे पास? 1। तो ये था हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला की डेफिनेशंस के एम्पिरिकल फार्मूला क्या होते हैं और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है।
अब आज हम एक न्यूमेरिकल भी करेंगे जो कि रिलेटेड होगा एम्पेरिकल फार्मूला से। स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। सबसे पहले इस न्यूमेरिकल को अगर हम पढ़ें तो क्या है, कह रहे हैं कंबस्शन ऑफ 0.5 ग्राम ऑफ हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस 1.515 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.77 ग्राम ऑफ वाटर। इफ द मॉलिक्यूलर मास इज 58 AMU, फाइंड इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इस न्यूमेरिकल में ही कह रहे हैं कि हमारे पास हमने कोई हाइड्रोकार्बन है हमारे पास, हमें उसका फार्मूला नहीं पता। हमने जब उसको कंबस्ट किया यानी कि बर्न किया तो उसने 1.515 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की और 0.77 ग्राम ऑफ वाटर रिलीज किया। फिर उसके बाद ये कह रहे हैं कि उसका जो मॉलिक्यूलर मास क्या है 58 AMU है। तो आपने क्या बताना है हमें, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब एक बात आप याद रखें कि आपके सिलेबस में ये जो न्यूमेरिकल्स हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला वाले, ये सिर्फ हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं, यानी कि इनमें हमेशा वो आपको सिर्फ हाइड्रोकार्बन के बारे में ही पूछेगा और हाइड्रोकार्बन का ही मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको मालूम करना होगा। अब हाइड्रोकार्बन कौन से कंपाउंड्स होते हैं हमारे पास, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है। तो हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन और हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है। इसके अलावा ऑक्सीजन भी पाई जा सकती है। तो आपने अपने जहन में क्या रखना है कि हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स जो होंगे वो किससे मिलकर बनते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। कार्बन ज़रूरी है, हाइड्रोजन ज़रूरी है, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो ज़रूरी नहीं है। ऑक्सीजन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो अगर ऑक्सीजन होगा तो फिर हम ऑक्सीजन के लिए आगे स्टेप्स में काम करेंगे, और अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम आगे स्टेप्स में ऑक्सीजन के लिए काम नहीं करेंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें जो सवाल पूछा है हमसे उसमें ऑक्सीजन है या नहीं, तो ये हमें आगे स्टेप में पता चलेगा। और ये स्टेप में जब हमें पता चलेगा तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह उसको फिर मजीद सॉल्व करना है। अगर ऑक्सीजन होगा तो फिर आपने ऑक्सीजन के लिए स्टेप्स करने हैं, और अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो फिर आपने ऑक्सीजन के लिए स्टेप्स नहीं करने होंगे। इन न्यूमेरिकल्स की खास बात यह है कि न्यूमेरिकल्स बहुत आसान हैं। दूसरा, स्टेप वाइज और फार्मूला आपको याद होने चाहिए। स्टेप और फार्मूला आपको याद होने चाहिए। स्टेप और फार्मूले के अकॉर्डिंग आप न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, न्यूमेरिकल ऑटोमेटिकली सॉल्व होता जाएगा। स्टार्ट करते हैं इस न्यूमेरिकल को। सबसे पहले आपने डाटा बनाना होगा। डाटा में हमें मास ऑफ कंपाउंड गिवन है कितना, 0.5 ग्राम। मास ऑफ CO2 गिवन है कितना, 1.515 ग्राम। और मास ऑफ वाटर हमें गिवन है कितना, 0.77 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड हमें गिवन है 58 AMU। हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करना है। स्टार्ट करते हैं सवाल को। सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या है, मास ऑफ ईच एलिमेंट। कैसे निकलेगा आपके पास मास ऑफ ईच एलिमेंट? सबसे पहले आपने क्या करना होगा, मास ऑफ कार्बन मालूम करना होगा, फिर मास ऑफ हाइड्रोजन मालूम करना होगा। तो मास ऑफ कार्बन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन इन CO2 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2। तो एटॉमिक मास हमें पता है कार्बन का कितना होता है 12। नंबर ऑफ एटम्स कितने CO2 के अंदर कार्बन के, और कितने 1 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ CO2 जो आपको गिवन किया हुआ है, मास ऑफ CO2 कितना है 1.515 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2। मॉलिक्यूलर मास CO2 को कितना है 44। कैसे आया, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, मल्टीप्लाई कर दिया इसके नंबर ऑफ एटम से, कितने 1, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 1 का आंसर है 12। और इसी तरह 16 होता है एटॉमिक मास ऑक्सीजन का, कितने ना एटम्स लगे हुए 2, तो 16 को जब आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आ गया 32। 32 प्लस 12 कितना आ गया 44। तो ये मॉलिक्यूलर मास हमने मालूम किया है CO2 का। तो मॉलिक्यूलर मास हमने पुट कर दिया, क्या आंसर आ गया 0.413 ग्राम। तो मास ऑफ कार्बन कितना आ गया 0.413 ग्राम। इसी तरह मास ऑफ हाइड्रोजन हम मालूम करेंगे। मास ऑफ हाइड्रोजन कैसे मालूम करेंगे, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इन H2O मल्टीप्लाई बाय गिवन मास ऑफ H2O डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O। सबसे पहले एटॉमिक मास क्या होता है हाइड्रोजन का 1,
इसके बाद नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इन H2O। H2O में कितने एटम्स लगे हैं हाइड्रोजन के? 2। तो 2 से मैंने मल्टीप्लाई करा दिया, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O। H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 18। आप मालूम कर लीजिएगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 और ऑक्सीजन का होता है 16। तो 1 मल्टीप्लाई गया 2 से, 1 इंटू 2 2, 2 प्लस 16 कितना आ गया आपके पास आंसर? 18। तो 18 मॉलिक्यूलर मास है वाटर का, मल्टीप्लाई बाय 0.77 वो क्या था? मास ऑफ H2O, जो आपको गिवन था सवाल के अंदर। ये आपको मास ऑफ H2O गिवन था सवाल के अंदर 0.77 ग्राम। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 0.77, क्या आंसर आ गया मास ऑफ हाइड्रोजन? 0.0855। सेकेंड स्टेप जो है इसके बाद हमारे पास वो क्या है? परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट। अब आप हर एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन आप मालूम करेंगे। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन कैसे निकालेंगे आप? मास ऑफ कार्बन मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय मास ऑफ सैंपल। तो मास ऑफ कार्बन हमारे पास कितना आया था ऊपर वाले सवाल में? 0.413। तो 0.413 को डिवाइड कर दिया मैंने किससे? मास ऑफ सैंपल से। तो मास ऑफ सैंपल हमारे पास यानी कि मास ऑफ कंपाउंड था वो कितना है? 0.5 ग्राम। तो 0.413 डिवाइडेड बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आ गया आंसर? 82.63%। इसी तरह हमारे पास हम मास ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन मालूम करेंगे। वो कैसे मालूम होगा? मास ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय मास ऑफ सैंपल। तो मास ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास क्या है? 0.085। ये आपने अभी मालूम किया था। यहाँ मास ऑफ हाइड्रोजन कितना आता है? 0.0855। इसको आपने डिवाइड कराया किससे? मास ऑफ सैंपल से। वो कितना था? 0.5 मल्टीप्लाई बाय 100। क्या आंसर आ गया हमारे पास? 17.1%। अब आप मालूम करेंगे परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन। ये स्टेप हमें बताएगा कि हमारे पास हमारे सैंपल में ऑक्सीजन मौजूद है या नहीं। तो आप ये मालूम कैसे होगी? 100 में से आपने माइनस कर देना है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन कितनी थी? 82.63 प्लस परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन कितनी आई थी? 17.1। इन दोनों को आपने सम किया, 100 से माइनस किया, क्या आंसर आ रहा है? 0.27। अब यहाँ जो समझने वाली बात है वो ये है कि अगर तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन 10 से कम आती है तो इसका मतलब हमारे सवाल में ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। अगर परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन 10 से कम आती है तो उसका मतलब क्या है कि हमारे सैंपल में ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। तो अगर ऑक्सीजन मौजूद नहीं है तो फिर आपने ऑक्सीजन के लिए कोई काम नहीं करना आगे। अगर 10 या 10 से ज़्यादा आती है तो फिर हमारे सवाल में ऑक्सीजन मौजूद होगी। फिर आपने हर स्टेप में जिस तरह हमने अगले स्टेप में आप मोल रेशियो निकालेंगे हर एलिमेंट का, तो फिर उसमें आपने मोल रेशियो ऑफ ऑक्सीजन भी निकालना होगा। फॉर्मूला सेम होगा जो हमने लिखा है, बस फर्क सिर्फ होगा ये कि आपने जहाँ कार्बन है वहाँ आपने ऑक्सीजन पुट कर देना है, जहाँ जहाँ कार्बन लिखा है वहाँ आपने ऑक्सीजन रख देना है उसको, और उसका फार्मूला बन जाएगा। लेकिन चूंकि इस सवाल में हमारे पास ऑक्सीजन मौजूद नहीं है तो इसलिए मैं ऑक्सीजन के लिए कोई काम आगे नहीं करूँगा। तो ये डिसाइडिंग स्टेप होता है हमारे पास कि हमारे सवाल में ऑक्सीजन मौजूद है या नहीं। तो चूंकि जब 10 से अगर कम आए परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन तो उसका मतलब हमारे सवाल में ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, हमने ऑक्सीजन के लिए कोई स्टेप नहीं करना। तो आगे अगर चलते हैं, मोल रेशियो ऑफ ईच एलिमेंट। स्टेप नंबर 3 क्या है? मोल रेशियो ऑफ ईच एलिमेंट। तो सबसे पहले हम मोल रेशियो ऑफ कार्बन निकालेंगे, फिर हाइड्रोजन निकालेंगे, और अगर ऑक्सीजन होती तो फिर हम मोल रेशियो ऑफ ऑक्सीजन निकालते। लेकिन चूंकि ऑक्सीजन नहीं है हमारे सवाल में इसलिए मोल रेशियो ऑफ ऑक्सीजन आप नहीं निकालोगे। तो मोल रेशियो ऑफ कार्बन का फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन कितनी आई थी? 82.63 डिवाइड कर दिया आपने एटॉमिक मास ऑफ कार्बन से, वो क्या होता है? 12। तो आंसर क्या आ गया? 6.88। इसी तरह मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन आप मालूम करेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन कितनी थी? 17.1, और एटॉमिक मास कितना था हाइड्रोजन का? वो था 1। तो जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 17.1।
क्योंकि ये रेशियो है इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं है। अब वही बात, अगर यहाँ परसेंटेज कंपोजिशन 10 से ज़्यादा आती तो फिर हम यहाँ मोल रेशियो ऑफ ऑक्सीजन निकालते, लेकिन चूंकि परसेंटेज कंपोजिशन 10 से कम आई है ऑक्सीजन की, इसलिए हम ऑक्सीजन के लिए कोई काम नहीं करेंगे। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ, अगर ऑक्सीजन की परसेंटेज कंपोजिशन 10 से ज़्यादा आती तो फिर आप यहाँ अगला जो स्टेप यहाँ मोल रेशियो ऑफ ऑक्सीजन निकालते इस स्टेप नंबर 4 से पहले, और उसका फॉर्मूला क्या जाता, वो सिर्फ ये जाता कि मोल रेशियो ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। बस सिर्फ ये फ़र्क होता है उसमें। लेकिन चूंकि यहाँ 10 से कम परसेंटेज कंपोजिशन है ऑक्सीजन की, तो इसलिए हम ये स्टेप ऑक्सीजन के लिए कोई काम नहीं करेंगे। तो इसलिए हमने मोल रेशियो ऑफ ईच एलिमेंट में मोल रेशियो ऑफ कार्बन निकाला, मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन निकाला। अब अगला स्टेप जो हमारे पास मोल लीस्ट रेशियो ऑफ ईच एलिमेंट। तो लीस्ट रेशियो ऑफ कैसे निकालेंगे? लीस्ट रेशियो ऑफ कार्बन किसके बराबर होता है? परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय लीस्ट रेशियो। तो परसेंटेज कंपोजिशन कार्बन की कितनी आई थी? 66.88। अब इन दोनों में से आप देखेंगे कि लीस्ट रेशियो किसका है, सबसे कम रेशियो किसका है। तो सबसे कम रेशियो इत्तेफाक से कार्बन का ही है, तो इसलिए फिर हम 6.88 को डिवाइड करा देंगे लीस्ट रेशियो से। वो क्या है? 6.88। सही है। तो आपने पिछले स्टेप में मोल रेशियो के स्टेप में देखना होता है कि उन सब हर एलिमेंट में सबसे कम किसका है, तो वो आप यहाँ लीस्ट रेशियो में पुट करोगे। तो यहाँ इस वाले केस में हमारे पास सबसे कम कितना है? 6.88। तो 6.88 परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन है, उसको आपने डिवाइड कर दिया लीस्ट रेशियो जो क्या था? 6.88 था। आंसर क्या आ गया? 1। इसी तरह लीस्ट रेशियो ऑफ हाइड्रोजन आप मालूम करेंगे, कैसे निकलेगा? परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय लीस्ट रेशियो। परसेंटेज कंपोजिशन आपके पास क्या है? 17.1 हाइड्रोजन की, और लीस्ट रेशियो क्या है? 6.88। आंसर क्या आ गया? 2.5। अब हुआ क्या है हमारे पास कि चूंकि हमें लीस्ट रेशियो जो है वो होल नंबर में चाहिए होता है लाजमी। अगर ये 2.6 होता तो मैं इसको 3 कर लेता, 2.4 होता तो मैं इसको 2 कर लेता, लेकिन ये 2.5 है तो मैं इसको राउंड ऑफ नहीं कर सकता। तो फिर मैं उसके लिए क्या हल करूंगा? मैं क्या करूंगा? फिर मल्टीप्लाई कराऊंगा 2 से। तो हमेशा ऐसे सवाल में जब लीस्ट रेशियो जो है वो राउंड ऑफ ना हो सकता हो किसी भी एक का, तो फिर आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं। तो ये 2.5 था, ये राउंड ऑफ नहीं हो सकता, तो इसलिए मैं क्या करूंगा? इस पूरे नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा। इस वजह से मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कराया है, तभी मैंने इसको ग्रीन से लिखा था। जब 2 से मल्टीप्लाई कराया 2.5 को, तो क्या आंसर आ गया? 5। जब मैं हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई करा रहा हूं, तो फिर मुझे लाजमी है कि मैं कार्बन को भी 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो इसलिए मैंने कार्बन को भी 2 से मल्टीप्लाई कराया। तो क्या आंसर आ गया? 2। तो लीस्ट रेशियो हमारे पास क्या आया? कार्बन का 2 और हाइड्रोजन का क्या आ गया? 5। तो ये जो नोट लिखा हुआ है वो ये नोट इस स्टेप के लिए लिखा हुआ है, और ये नोट आपने क्या चीज देख कर डिसाइड करना है? ये इस नंबर को देखकर डिसाइड हो रहा है। अब जो अगला हमारे पास स्टेप है वो है एम्पेरिकल फार्मूला का। एम्पेरिकल फार्मूला कैसे मालूम होगा? आपने सिंपल, जब आपको पास लीस्ट रेशियो आ जाए, आपके पास हर एलिमेंट का, यहाँ सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, तो फिर आपने ऐसे CH लिख लेना है। अगर ऑक्सीजन होता तो यहाँ लीस्ट रेशियो ऑफ ऑक्सीजन भी निकालते और फिर यहाँ हम O भी लिखते, लेकिन जो कि ऑक्सीजन नहीं है तो इसलिए हमने CH लिखा सिर्फ। अब जो लीस्ट रेशियो में आपके पास नंबर आ रहा है वो आपने उस के नीचे लिख लेना है। कार्बन का लीस्ट रेशियो क्या आया था? 2, तो इसलिए मैंने कार्बन के नीचे 2 लिख लिया, और हाइड्रोजन का लीस्ट रेशियो क्या आया था? 5, इसलिए मैंने हाइड्रोजन के नीचे 5 लिख लिया। तो ये हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला आ गया किसका? इस सैंपल का, C2H5। अब हमें इंटीजर मालूम करना होगा। तो इंटीजर का फार्मूला क्या है हमारे पास? मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल मास। तो मॉलिक्यूलर मास तो हमें सवाल में गिवन है, मैं आपको एक दफा फिर दिखा भी देता हूं। ये देखें, मॉलिक्यूलर मास हमें कितना गिवन था? 58।
तो 58 हमें मॉलिक्यूलर मास गिवन है, एम्पेरिकल मास मालूम करना है। एम्पेरिकल मास कैसे निकलेगा? एम्पेरिकल मास निकलेगा एम्पेरिकल फार्मूला से। ये एम्पेरिकल फार्मूला मैंने यहाँ लिख लिया। फिर क्या किया मैंने, एटॉमिक मास, जैसे मैं मॉलिक्यूलर मास निकालता हूँ मैं वैसे ही इसको मालूम करूंगा। तो एटॉमिक मास क्या है कार्बन का? 12 मल्टीप्लाई किया इसके नंबर ऑफ एटम से, कितने हैं 2, प्लस कर दिया एटॉमिक मास ऑफ कार्बन और उसको मल्टीप्लाई किया पहले उसके नंबर ऑफ एटम से, कितने हैं उसके 5। तो 12 प्लस 2 कितना हो गया 24, और 5 प्लस 1 कितना हो गया 5 मल्टीप्लाई बाय 1, 12 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया 24, और 5 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो गया 5। तो 24 प्लस 5 कितना हो गया 29। ये आ गया हमारे पास एम्पेरिकल मास। अब एम्पेरिकल मास मैंने यहाँ पुट करूंगा फॉर्मूले में, तो क्या हो जाएगा 58 डिवाइडेड बाय 29, आंसर क्या आ गया हमारे पास 2। ये हमारे पास इंटीजर आ गया। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करना है। हमने शुरू में ही पढ़ा था कि मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे मालूम होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला। तभी इसका फार्मूला क्या बनाता है, MF इज इक्वल टू N मल्टीप्लाई बाय EF, यानी कि एम्पेरिकल फार्मूला। तो MF हमने एज इट इज लिख लिया, इंटीजर हमारे पास क्या था 2, एम्पेरिकल फार्मूला क्या हमारे पास आया था C2H5। इसको मैंने यहाँ इसमें पुट कर दिया। जब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या हो जाएगा C2, जो मल्टीप्लाई होगा इससे 2 से तो क्या हो जाएगा C4, और जब 2 मल्टीप्लाई होगा 5 से तो क्या हो जाएगा CH10। तो क्या फार्मूला बन गया मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10। तो ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया कंपाउंड का। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल था। इस न्यूमेरिकल के लिए स्टेप आपको याद होने चाहिए। स्टेप टोटल कितने मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करने के लिए स्टेप हैं, 6 स्टेप में हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया। सॉरी 6 स्टेप नहीं 5 स्टेप है हमारे पास। ये हमसे मिस्टेक हो गई है, ये स्टेप नंबर 6 था और ये स्टेप नंबर 7 है। तो टोटल 7 स्टेप में हमारे पास जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया। तो मुश्किल नहीं है सवालात, ये आसान सवालात हैं और इम्पोर्टेंट सवालात हैं, पेपर में पूछता है वो। बस आपको स्टेप्स और फार्मूले याद होने चाहिए। सवाल जितना भी मुश्किल लग रहा हो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। बस आपने वैल्यू पुट करनी है, स्टेप वाइज चलना है और वैल्यू पुट करने फार्मूले में, तो आपके पास सवाल खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। तो ये आज की हमारी क्लास थी जिसमें हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है ये हमने पढ़ा, और न्यूमेरिकल देखा हमने, एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है ये हमने पढ़ा, और एक न्यूमेरिकल देखा हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला का। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कर देगा। थैंक यू।